गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीक्वेंशियल सीरीज के ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, बिटवीन 1 and 31 यानी 1 और 31 के बीच में, 1 और 31 के बीच में m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड, यानी कि इसके बीच में m नंबर्स को रखना है, पुट करने से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अप टू m नंबर्स, यानी कि इन नंबर्स के बीच में, इनके और इनके बीच में m नंबर्स रखने हैं। और इस तरह से रखने हैं कि ये सीक्वेंस जो है पूरा का पूरा सीक्वेंस एक एपी का फॉर्मेशन करे, पूरा का पूरा सीक्वेंस एक एपी को फॉर्म करे, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th नंबर्स लिखा हुआ है, टर्म्स नहीं लिखा हुआ है, नंबर्स, यानी कि 7th और m-1th टर्म्स का रेशियो जो है वो 5:9 दिया हुआ है। तो m का वैल्यू फाइंड करो। तो देखो इसमें क्या है बच्चे कि 1 और 31 के बीच में मैंने ऑलरेडी m नंबर्स को पुट कर दिया है, 1 2 3 4 5 m नंबर्स पुट कर दिया है। इसमें से देखने वाली बात यह है कि इसमें टोटल देखो m नंबर्स तो ये हैं और इसमें एक ये और ये, तो कितना हो गया m+1 और m+2। तो टोटल टर्म्स कितने हो गए, टोटल टर्म्स हो गए m+2 टर्म्स, ठीक है, क्योंकि m तो यही थे और एक और बढ़ गया तो m+1, एक और बढ़ गया तो m+2, तो सब मिला के कितने हो गए m+2 टर्म्स हो गए। अब देखो ये लास्ट टर्म है बच्चे, ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म इक्वल टू क्या होता है a+n-1 इंटू डी, ये डी लिखा हुआ है, इसको गंदा लिख रहा है, दिख रहा है तो लोग डी लिखा हुआ बच्चे, यानी कि टोटल टर्म जितने हैं उसमें से m-1 टोटल टर्म्स कितने हैं, m+2 थे तो उसमें -1 इंटू डी, ये कर लिया हमने। तो इसको सॉल्व करेंगे 31 इक्वल टू ए देखो कितना है 1 है तो 1 रख दिया, m+1 हो जाएगा इंटू डी। अब इसको 1 को उधर शिफ्ट कर दो तो कितना बन जाएगा 30 और ये m+1 इंटू डी, तो फाइनली डी कितना आ गया 30/m+1। इस तरह से हमने डी को फाइंड आउट कर लिया, यानी कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 7th टर्म, देखो बच्चे इसमें ध्यान से देखना, 7th नंबर है, यहाँ पर मैंने 7 का 7 यूज किया हुआ है, ये इंसर्टेड के बारे में बात किया हुआ है, यहाँ इंसर्टेड है इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पर a+7d। अगर कोई भी नंबर इंसर्टेड है ना, ध्यान से देना, तो a+d होगा, ये a+2d ही होगा, a+3d होगा, a+4d होगा, a+5d होगा, एक कम नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पे 7 की जगह 7 ही लिया बच्चे। ये इंसर्टेड जब भी लिखा रहे ना, जब भी इंसर्टेड रहे तो उसमें 7d लिखना है, 6d लिख देना है, आप डायरेक्ट लिख देना। ध्यान देना, बहुत ट्रिकी बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना बातों को। इंसर्टेड वाले नंबर को अगर उठाओगे तो डायरेक्ट तो आपको क्या लिखना है, 7 तो 7d ही लिखना है। अगर m जो भी रहेगा, जो भी 6 5 रहेगा तो 5d ही लिखना है, ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए हमने a+7d ही लिखा है, यहाँ पर 6 नहीं लिखा है। अब यहां से a कितना है 1 और 7 और d देखो कितना बचे d यहाँ पर 30/1 में m+1 इसको हमने रख दिया और यहां से a7 इक्वल टू इसको m+1 के साथ शिफ्ट करोगे m+1 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 210 हो जाएगा अपन m+1। अब इसको प्लस करोगे तो m+2 11 हो जाएगा और m+1, ये a7 निकल करके रह गया, इसको रख लो, बाद में इसकी बातें करेंगे, बाद में इसका डिस्कशन करेंगे। नाउ am-1 की बात करेंगे, am-1 की बात करेंगे तो ये भी m-1, जैसे यहाँ पे 7 था तो 7 ही लिखा, यहाँ m-1 तो m-1 ही लिखेंगे। ध्यान देना, फिर से बोल रहा हूँ, इंसर्टेड वाले में ऐसा होता है, सिर्फ इंसर्टेड वाले में होता है ऐसा कि यहाँ पे ये और ये सेम होता है। अब a का वैल्यू कितना है 1 और m-1, d देखो d क्या था हमारे पास 30/m+1, लो जी यहाँ पर रख दिया 30/m+1। अब इसको यहाँ पे लाओगे, मल्टीप्लाई करो तो m+1 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे m+1 हो जाएगा, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो 30m हो जाएगा और 30 हो जाएगा 30 और नीचे m+1 शिफ्ट है। अब इसको सॉल्व करो बच्चे तो 30 प्लस ये +1 31m हो जाएगा और इसको माइनस करो तो -29/m+1, ये आ गया। ये हमने दोनों चीज फाइंड तो कर लिया है, यहाँ पे ये फाइंड कर लिया बच्चे, यहाँ पे ये फाइंड कर लिया, यहाँ पे ये फाइंड कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है इसका और इसका रेशियो 5/9 के बराबर है,
इसका तो हमने ले लिया, इसका रेशियो 5/9 के बराबर है। अब इसका वैल्यू कितना है बच्चे, m+2 1 1, और दोनों का डिनोमिनेटर जो है m+1 है, इसका भी डिनोमिनेटर m+1 है। जब डिवाइड करोगे m+1 कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने इसलिए लिख दिया, इसका ऊपर वाला लिख दिया है और इसका ऊपर वाला इधर लिख दिया है, ठीक है। अब यूं से यूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होके यहाँ पे इसको बोलो 9m, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 9 99, 9 2 18, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई 31 5 155m, 29 into 5 हो जाएगा 145। अब नंबर्स को नंबर की तरफ शिफ्ट कर लो और वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ शिफ्ट कर लो। तो हमने शिफ्ट कर लिया 189 और 1899 में 145 प्लस हो जाएगा और 155 में से 9m माइनस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो तो 2044 और इसको सॉल्व करोगे तो 146, 2044 और इक्वल टू 146m। इसको कैंसिल करोगे ना तो डायरेक्ट 14 टाइम्स में कट जाएगा। इस तरह से m का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, m का वैल्यू आ जाएगा 14 आ जाएगा बच्चे। तो ये भी क्वेश्चन आपने देखा, तो मैंने पहले जान के सॉल्व कर दिया, साफ साफ लिख दिया था ताकि आपको ज्यादा कठिनाई ना हो, समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। होप सो आपको फास्ट बता दो एक बार फिर से। फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, बीच में m टर्म्स कैलकुलेट किया, सम लाइक m+2 टर्म्स हैं, यहाँ से लास्ट टर्म से यहाँ पे यूज किया, उसको सॉल्व कर लिया, d आ गया। अब a7 में a7 लगाना है, a7 में 7 ही लगा देना है, सॉल्व कर देंगे d का वैल्यू रख करके m-1 थोड़ा सा बता ही दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सॉल्व हो जाएगा। एक बार देखना, फिर भी डाउट है तो पूछ सकते हो, ये अच्छा सवाल है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसको मैंने इसलिए सबसे पहले सॉल्व करके बढ़िया से रख दिया ताकि आपको राइटिंग का भी प्रॉब्लम ना हो, कहीं स्पेस कम ना हो जाता तो दोबारा मिटा के बताना पड़ता तो दिक्कत होती बच्चों को। इसलिए मैंने जान करके ढंग से बढ़िया से इसको आपके सामने प्रेजेंट किया है। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या पर्सनली व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत रहना नहीं चाहिए बच्चे। इस क्वेश्चन में यही खासियत था कि A7 पे A7 ही लिखा था, क्यों, क्योंकि इंसर्टेड वाला था। सिर्फ ऐसा केस इंसर्टेड में ही होता है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा केस सिर्फ इंसर्टेड वाले में ही होता है, बाकी में नहीं होता है। तो चलिए अगले सवाल के लिए तैयार होते हैं हम, और हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये आने वाला है, तो हो जाइए तैयार अगले सवाल के लिए। अगला सवाल जो बच्चे ये है कि इफ a, ये मान के बराबर नहीं चल रहा, इफ a पावर n प्लस b पावर n, a पावर n-1 प्लस b पावर n-1 is the am is the am between a and b, between a and b। अच्छा जी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, देन फाइंड n। चलो बहुत अच्छे। अब सबसे पहली बात यह है कि अब इसमें एक नया वर्ड आ गया है am। am क्या होता है, इधर मैं बाजू बताता हूं बच्चे। am क्या होता है, am का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। अब मीन का मतलब क्या होता है, 2 नंबर हो 3 नंबर हो उसका प्लस करके डिवाइड कर देना उतने नंबर से। सपोज करो a b c आर इन ABC अगर AP में है तो मीन का मतलब क्या होगा, B बराबर होगा आजू उसके बाजू का सम अपॉन में 2, यही हो गया अरिथमेटिक मीन। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 2B बराबर A प्लस C। ये बहुत ही काम की चीज है, कभी कोई भी नंबर ले लो, मान लो कि 2 3 4, तो 2 3 4 के बीच में 3 ही क्यों होता है, पता है क्यों, क्योंकि अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट रहता है। 3 कैसे आएगा पता है, 3 होगा 2 प्लस 4, आजू बाजू का सम कर दो और उसे 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 से डिवाइड करोगे बच्चे तो देखना 6 अपॉन में 2 क्या आ गया 3। कोई भी 3 लगातार नंबर है तो हमेशा क्या होता है, बीच का जो नंबर होता है वो नंबर अपने आजू और अपने बाजू वाले नंबर के सम का आधा होता है। कोई भी नंबर हो, अगर कोई भी नंबर हो लगातार कॉन्सिक्यूटिव हो या एक सीरीज के अंदर हो, तो उसमें क्या होता है, एपी में हो तो उसमें क्या होता है कि वो नंबर जो बीच वाला नंबर होता है अपने आजू बाजू नंबर के सम का आधा होता है। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर बी क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। ये लिखा हुआ अरिथमेटिक मीन का मतलब पता चल गया, ये तो बी इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी।
हियर b इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। पता चल गया, यानी b इक्वल टू क्या होगा a प्लस c बाई 2, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2b इक्वल टू हो जाएगा a प्लस c। तो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात ये हो जाएगी यहाँ पर बच्चे कि यहाँ पर सबसे पहले ये जो वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू जो है अरिथमेटिक मीन है, ये वैल्यू अरिथमेटिक मीन है। तो चलो क्या होगा इसका मतलब देख लो, a पावर n प्लस b पावर n इक्वल्स टू a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब यही हो जाएगा कि यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा a और b का अरिथमेटिक मीन a प्लस b हो जाएगा, a प्लस b अपॉन में 2, a प्लस b अपॉन में 2। अगर ये दो नंबर लिया हुआ है, a और b लिया हुआ है, तो a प्लस b अपॉन में 2, a प्लस b अपॉन में 2, ये इसका वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू है वो दो नंबर a और b का अरिथमेटिक मीन है, यानी a प्लस b बाई 2 के बराबर है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर ऐसा है तो n का क्या वैल्यू होगा, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर एक शॉर्टकट मेथड है इक्वेटिंग मेथड, एक शॉर्टकट मेथड है इक्वेटिंग मेथड, उससे भी करोगे तो भी आंसर आ सकता है। इसको क्या कर सकते हैं आप, a पावर 1 लिखा हुआ है, b पावर 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 को लिख दो a पावर 0 प्लस b पावर 0, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चे, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। a पावर, किसी चीज का पावर अगर 0 लोगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, तो a 2 को मैंने लिख दिया, ऐसे लिख लो a प्लस b 1 प्लस 1 लिख लो बच्चे, 1 प्लस 1 लिख लो, 1 प्लस 1 लिख लो, इस 2 को लिख लो 1 प्लस 1, और इस 1 को लिख लो a पावर 0, इस 1 को भी लिख लो b पावर 0। इससे क्या हो जाएगा, इसके साथ इक्वेट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे हम लोग, a पावर n प्लस b पावर n, a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1। इक्वेटिंग कर दोगे, अगर इक्वेटिंग करोगे तो किसी को उठा लो, किसी के साथ उठा सकते हो। सपोज को इसको इसके साथ उठाओ तभी n का वैल्यू 1, इसके साथ उठाओगे तो भी n का वैल्यू 1, इसको इसके साथ उठाओगे तो भी n का वैल्यू 1। चलो मैं इसे उठाता हूँ, इसका इसके साथ कर देता हूँ। देयरफॉर क्या होगा, a पावर n माइनस 1 बराबर a पावर 0, a से कट जाएगा तो n माइनस 1 बराबर 0, n का वैल्यू क्या आ गया 1। सोचोगे आपने इसको क्यों किया, इसके बराबर, ये बराबर लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये इसके बराबर है, तो इक्वेट कर सकते थे हम। क्या हमने क्या कर दिया, इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग टर्म्स, इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग टर्म्स को क्या कर दिया हमने, इक्वेट कर दिया। किसी एक को भी इक्वेट करोगे, b वाला भी करोगे तो देखो b पावर n बराबर b पावर 1, ये भी करोगे b पावर n बराबर b पावर 1, तो b से b कट जाएगा तो भी n का वैल्यू 1 आ जाएगा। इस तरह से कोई भी कर सकते हो। सो फाइनली हमारा आंसर आ जाता है, n का वैल्यू कितना आ जाता है, 1 आ जाता है बच्चे। ये शॉर्टकट मेथड है और इससे आसानी से हम आंसर ले पा रहे हैं, इक्वेटिंग मेथड करके ला दिया। बट ऐसा गारंटी नहीं हमेशा इक्वेटिंग मेथड सेट होता है, ऐसा गारंटी नहीं है हमेशा इक्वेटिंग मेथड सेट होता है। या फिर दूसरा मेथड ये हो सकता था, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते तो भी आंसर आ जाता, बट यहाँ से हमारा आंसर आ गया तो इसके ऊपर ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से आपने क्या सीखा, अरिथमेटिक मीन। इसको मिटा देता हूं बच्चे, अगर अगले सवाल की तरफ चलते हैं तो इसका आंसर n का वैल्यू 1 आ गया है। अभी ये am चल रहा था, अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट बताया मैं आपको। अभी जीपी में ऐसा क्वेश्चन आएगा, जीपी क्या होता है बाद में बात करेंगे, जीपी क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे बच्चे, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, वर्ड्स प्रॉब्लम ही है। लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी है, पूरा एक्सरसाइज मैंने लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके आपको बताया है। अगर आप बुक खोल के देखोगे तो आपको पता चलने वाला है, ठीक है कि नहीं। तो अगले सवाल की तरफ थोड़ा हम बढ़ने वाले हैं। अगला सवाल जो है, अगला सवाल लिख रहा हूं बच्चे, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं बोर्ड के ऊपर तो आपको समझना ज्यादा आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है क्या, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive मतलब लगातार, any two consecutive interior
एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, ऑफ ए पॉलिनोमियल, ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं, पॉलीगॉन होगा यार, हाँ पॉलीगॉन, क्योंकि पॉलिनोमियल अलग चीज होता है। ऑफ ए पॉलीगॉन, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन इज 5 डिग्री। अच्छा, इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, सबसे छोटा एंगल 120 डिग्री है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द numbers of sides of a polynomial, of sides of a polygon, of a polygon। पॉलीगॉन का मतलब होता है जिसके बहुत सारे साइड्स हो। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? जिसके बहुत सारे साइड्स हो। गॉन का मतलब होता है साइड्स और पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। तो जिसके बहुत सारे साइड्स हो उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। जैसे कि ये ट्रायंगल भी एक तरह का पॉलीगॉन है, लेकिन इसमें 3 साइड हैं। ये पेंटागन, ये देखो इस तरह से हेक्सागन, इस तरह से देख लो पेंटागन, ये सारे क्या है? पॉलीगॉन है बच्चे, ये भी पॉलीगॉन है, ठीक है कि नहीं? ये पॉलीगॉन्स होते हैं, तो इसके इंटीरियर एंगल्स ये होते हैं। इसके इंटीरियर एंगल्स बच्चे, ये सब इंटीरियर एंगल्स हैं, ये सब इंटीरियर एंगल्स हैं, ये इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। उसमें कोई छोटा सा एंगल, जो सबसे छोटा एंगल है वो 120 डिग्री गिवन है। जो सबसे छोटा है वो 120 डिग्री गिवन है। तो 120 डिग्री गिवन के साइड्स कितने होंगे? और सारे एंगल्स के बीच में जो गैप है, सारे एंगल्स के बीच में जो गैप है वो है 5 डिग्री का गैप है। तो चलो पॉलीगन, मान लो कि कोई पॉलीगन है हमारे पास, ये इस तरह से मान लो हमारे पास पॉलीगन है जिसके बहुत सारे साइड्स है। जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा एंगल जो है 120 डिग्री है, सबसे छोटा है। उसके बाद अगला जो बढ़ता है, यानी कि ए हो गया आपका 120 डिग्री। कॉमन डिफरेंस, गैप कितने का है? 5-5 डिग्री का गैप है, यानी 5-5 डिग्री का गैप आ रहा है। तो डी कितना हो गया? 5 हो गया। और सारे एंगल्स का सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स जो होता है 180n माइनस 360 होता है। अगर सारे एंगल को सम कर दोगे, सबका एंगल को ऐड कर दोगे, तो एक फार्मूला होता है। वो क्या होता है? 180n माइनस 360 डिग्री, 180n माइनस 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखो, यहाँ ट्रायंगल लोगे, यहाँ जगह 3 लोगे, तो 540 माइनस 360 डिफरेंस आके 180 आता है कि नहीं आता है? तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो। बट जब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, ऑफ ए पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के सारे एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स लिख दो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इतना होता है, ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम ऑफ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है d दिया हुआ है, n पता करना है, n को मालूम करना है। चलो ठीक है भैया, n को ऐसे रहने दो, तो इस 2 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, कर ले शिफ्ट। क्या है? 360n माइनस 720 इक्वल टू n पता नहीं 2। a पता है आपको, a पता है 120 डिग्री, a कितना है? 120 डिग्री है, 20 डिग्री 120 डिग्री प्लस n का मालूम नहीं है, n मालूम नहीं है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 5 डिग्री दिया हुआ बच्चे, d कितना दिया हुआ है? 5 डिग्री दिया हुआ है, 5 डिग्री दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करने चलते हैं। अगर हम सॉल्व करने चले, मल्टीप्लाई करो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो। 360 n माइनस 720 इज इक्वल्स टू n 240 डिग्री प्लस 5n माइनस 5। और आगे सॉल्व करें तो 360n माइनस 720 इक्वल्स टू n, ये कितना हो जाएगा? 235 प्लस 5n। 5 तो कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, इधर सारे नंबर 5 से कर सकते हैं। 5 से कैंसिल करो, 5 से 5 कॉमन ले लो तो 5 कॉमन ले लो तो 5n आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 4 जार 20, 5 7 जार 35, 47 हो जाएगा। 5 यहाँ से n, यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया? 360। यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो 5 कॉमन लो, यहाँ से ले लो 5 कॉमन, तो 5 कॉमन ले लो तो क्या आएगा? 5 7 जार 35, 10, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5 2 22, 5 4 जार 20, 5 4 जार 20 और फिर 44, तो आ जाएगा बराबर
सही है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना कैंसिल। चलो यहाँ पे सॉल्व कर ले आप आगे, क्या बच गया 72n माइनस 144 इक्वल्स टू 47n प्लस n का स्क्वायर, n का स्क्वायर। अब अगर वन साइड शिफ्ट करें अगर हम 0 इक्वल्स टू तो n स्क्वायर प्लस 47n माइनस 72n प्लस 144 माइनस होगा कितना हो जाएगा, चलो देखते हैं। 0 n स्क्वायर और 12 में से 7 गया तो 7 5 12 माइनस 5 और 6 में से आ गया 2 बराबर, सही आ रहा है, प्लस 144 तो 25 इंटू 4, ये गलत तो नहीं कहीं है, ये 144 का वैल्यू इक्वेशन अगर हम देखें तो 69 144 सेट हो जाएगा, बहुत अच्छे। तो 0 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n, 69 144 होता है ना यहाँ पर, 69 144 और 16 ऐड करो 25 हो जाएगा, तो आराम से ये फैक्टराइज हो गया। 0 इक्वल टू n कॉमन ले लो तो n माइनस 16 माइनस 9 कॉमन ले लो n माइनस 16, तो क्या हो गया 0 इक्वल टू n माइनस 9 और n माइनस 16। तो यहाँ से आपका वैल्यू n का वैल्यू आ जाएगा 9 भी आ जाएगा और n का वैल्यू 16 भी आ जाएगा, बट यहाँ पे 9 करेक्ट होगा, ये नॉट नेग्लेक्ट हो जाएगा। सोचोगे कैसे कि अगर हम n का वैल्यू 16 रखोगे ना यहाँ पर तो ये आंसर नेगेटिव हो जाता है, अगर n का वैल्यू 16 रखोगे तो ये आंसर नेगेटिव हो जाता है। 16 रखने से तो ये नेगेटिव तो नहीं हो रहा, बट ये वैल्यू दोनों आंसर, बुक में दोनों आंसर दिया हुआ, बट ज्यादा सटीक होगा n का वैल्यू 9 यहाँ पर सही आंसर आएगा, बट बुक में दोनों आंसर दिया हुआ, n का वैल्यू 9 भी सही हो सकता है, n का वैल्यू 16 भी सही ले सकते हैं, बट यहाँ पर 9 ज्यादा सही रहेगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को वापस समझा देता हूं मैं। सबसे पहले ये खास करके ये है, मेन यही है, यही बच्चों को पता नहीं होता। ये क्या है, ये इसके जितने भी एंगल्स है ना अंदर में, इन सब का सम का एक फार्मूला होता है, रेडीमेड फार्मूला होता है। वो क्या होता है 180n माइनस 360, बाकी n/2 2a प्लस n माइनस 1 तो पता ही सबको, तो वैल्यू पास करोगे और आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे डन होता है। एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ बच्चे। तो इस तरह से फाइनल हमारा ओवर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा का पूरा बच्चे खत्म हो जाना है आज। अब प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाओ, प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि फटाफट वापस टेस्ट आने लगेगा, फटाफट टेस्ट आने लगेगा। तो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। और एपी आपको पहले से भी आता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, एपी आपको पहले से भी आता है, ये तो मैं बार बार बोल ही रहा हूं बच्चे। चलो अगला सवाल ये है हमारा, अगला सवाल लाते हैं। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर ये है कि क्वेश्चन लिखो मैं, ए मैन स्टार्ट्स रीपेइंग ए लोन ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, पेज नंबर 186 के ऊपर है, पेज नंबर 186 के ऊपर क्वेश्चन है बच्चे। ए मैन स्टार्ट्स रीपेइंग ए लोन और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 रुपया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना दे रहा है 100 रुपीज है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहां से लिख देता हूं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है बच्चे 100 रुपया। इफ ही इंक्रीजेस इंस्टॉलमेंट ₹5 एवरी 5 मंथ, एवरी मंथ, ये क्या लिखा है, फर्स्ट लिखा हुआ है। 5 रुपया क्या होता है हर मंथ, एवरी मंथ इंक्रीज करता है। इंक्रीज किसमें करता है, इंक्रीज इन इंस्टॉलमेंट में इंक्रीज करता है, बढ़ा के पेमेंट करता है हर महीने। तो 30वें महीने 30th इंस्टॉलमेंट कितने रुपये का होगा, 30th इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। बहुत ज्यादा आसान है बच्चे। ए 30 का मतलब होता क्या है, ए 30 का मतलब A प्लस 29D, ये कम हो जाता है। अब बच्चा सोचेगा अभी तुरंत तो A7 की जगह पे A प्लस 7D लिखा था, अभी 30 और 29 क्यों लिख दिया, एक सवाल पूछोगे। पहला क्वेश्चन वैसे ही बताया था, इसलिए बताया कि ये इंसर्टेड नहीं है, ये इंसर्टेड नहीं है। उस क्वेश्चन में इंसर्टेड लिखा हुआ था, इंसर्टेड थे, इसीलिए हमने सेम टू सेम रखा था। ये इंसर्टेड नहीं है, 98% केस में यही लगता है बच्चे। अब ये 30 कितना है आपका 100, ये A का रोल निभाएगा और ये D का रोल निभाएगा। 100 प्लस 29 इंटू 5 कितना होगा, 100 प्लस 9 5 45, कितना होगा यहाँ पर 4, 5 2 10 4 14, तो कितना होगा 245
245 रुपीज का इंस्टॉलमेंट अगर वो डालेगा तो उसको आंसर जो है इतना रुपया जो है 30th जो इंस्टॉलमेंट डालेगा, 30th इंस्टॉलमेंट डालेगा ये 30, वो हो जाएगा 245 रुपया। 100 रुपये से चालू किया था, 30वें महीने जो हो जाएगा वो 245 रुपीज में तब्दील हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही इतना ही पूछ रहा था बच्चे, ज्यादा इस क्वेश्चन में खास चीज नहीं पूछ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया रेडी। इसी तरह से फाइनली बच्चे हम ये कह सकते हैं कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा का पूरा ही खत्म हो गया है। अब आप बुक खोल के देखना, अब ट्राई करना, सॉल्व करने का प्रयास करना, तो आप देखोगे कि लाइन बाय लाइन सीरियल वाइज सब क्वेश्चन मैंने कर दिया है। तो चलो आज की मुलाकात यहीं पे करेंगे समाप्त, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच।